मेरी ज्यादातर ऑडियंस 18 to 34-35 इयर्स की एज ग्रुप में आती है एंड इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप रिटायरमेंट के बारे में सोचना कि बुढ़ापे में हमारा हाल क्या होगा, 60s के बाद हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशंस रहेगी वो क्या होगी, क्या हमारे पास इतने इनफ पैसे रह गया हमारे बैंक अकाउंट में कि हम हमारे रिटायरमेंट को, हम हमारे बुढ़ापे को आराम से चैन से बिता सके। एंड इन सारी चीजों के बारे में सोचना इज अ वेरी 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 बोरिंग थिंग टू थिंक अबाउट। बट द थिंग इज गाइज, ये एज जो आपके 20s एंड 30s की एज है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्लान योर रिटायरमेंट, स्पेशली नाउअडेज जहां पे जो प्राइवेट कंपनीज है उनमें पेंशन मिलना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड गवर्नमेंट जॉब्स में पेंशन मिलती है बट गवर्नमेंट जॉब्स को हासिल करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एज वेल। एंड दैट इज वाई आप थोड़ा बहुत पैसा, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मिनिमल अमाउंट भी अगर आप अपने रिटायरमेंट फंड्स में डालते हो तो वो जो पैसा है उसको आप कंपाउंड कर सकोगे नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स के लिए। एंड जब 30 to 40 ईयर्स के लिए अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग होती है तो जो आप छोटा सा अमाउंट पर मंथ 1000 रुपए का भी अमाउंट अगर आप रिटायरमेंट फंड में डाल रहे हो तो वो जो अमाउंट है वो 60s में, जब आप 55-60s में होगे तो वो जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका रहेगा जिसमें आप आराम से अपना बुढ़ापा बिता सकते हो। बट नाउ द क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट प्लान और वी कैन से विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर योर रिटायरमेंट और फॉर योर पेंशन। एंड यहाँ पे हमारे मोदी जी ने हमें बहुत ही अच्छे से हेल्प की है एनपीएस के जरिए, जो हो जाता है नेशनल पेंशन स्कीम। एंड आई पर्सनली थिंक सो दैट एनपीएस से ज्यादा बेटर अल्टरनेटिव आई डोंट थिंक सो कोई है अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो तो। सो इन दिस एपिसोड लेट अस डिस्कस अबाउट एनपीएस, क्या बेनिफिट्स है एंड क्यों मैं ऐसा सोचता हूं कि एनपीएस इज द बेस्ट प्लेस फॉर योर रिटायरमेंट, एंड ऑल्सो मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूं एनपीएस में एंड ऑल्सो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो एनपीएस में। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And NPS में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है, जहां पे द फर्स्ट एंड मेजर बेनिफिट इज टैक्स बेनिफिट। जहां पे अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो एनपीएस में इन्वेस्ट करना ईईई ट्रिपल ई की कैटेगरी में आता है, विच इज एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा तो जो आपकी इनकम है उसमें से वो पैसा माइनस हो जाएगा और उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। द सेकेंड थिंग इज जो आपको इंटरेस्ट मिलता है एनपीएस में इन्वेस्ट करने के बाद वो इंटरेस्ट पे भी आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग इज जब आप ये एनपीएस का अमाउंट विड्रॉ करोगे तो उस विड्रॉल के अमाउंट पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये आ जाता है एग्जेम्प्ट 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 की कैटेगरी में। बट द थिंग इज जब आप विड्रॉ करते हो पैसे तो उसमें आप 60% ही एक साथ विड्रॉ कर सकते हो जिसपे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एंड जो बाकी का 40% कॉर्पस रहेगा वो आपकी एन्युटी में आ जाएगा और उस पे आपको आपकी इनकम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। बट मेजोरिटी ऑफ जो आपका चंक ऑफ पैसा है उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड ऑल्सो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम भी निकाली, एज फार एज आई नो, कि आफ्टर 60 इयर्स और 70 इयर्स अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है तो आपको उस इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। द सेकंड बेनिफिट, एंड सीरियसली गाइस ये जो सेकंड बेनिफिट है ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, विच इज इट टीचेस यू डिसिप्लिन। जहां पे अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसों को आप बिफोर द एज ऑफ 60 नहीं निकाल पाओगे। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा बिकॉज इन सम सिनेरियोज आप निकाल पाओगे, जैसे कि अगर आपको बिजनेस ओपन करना है या फिर कोई इमरजेंसी आ गई है या फिर थोड़े बहुत कंडीशंस है, वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो आप वो पैसों को निकाल पाओगे। एंड ऑल्सो पार्शियल विड्रॉल का भी प्रोसीजर है। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप अपने माइंड में ठान लो ये जो स्टेटमेंट है कि बिफोर द एज ऑफ 60 जो भी पैसा एनपीएस के अकाउंट में गया वो पैसा बिफोर द एज ऑफ 60 आप नहीं निकाल पाओगे, ये स्टेटमेंट अगर आप अपने माइंड में रख लेते हो तो सीरियसली इससे ज्यादा अच्छी डिसिप्लिन कोई भी नहीं हो सकती। बिकॉज जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो डूइंग नथिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स टू ग्रो। एंड जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आप बिफोर द एज ऑफ 60 नहीं निकाल पाते हो अपना पैसा। एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो कंपाउंडिंग होती है वो अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग होती है एंड ये आपकी वेल्थ को बहुत ही ज्यादा इनॉर्मसली ग्रो कर सकती है। सो ये जो पर्टिकुलर थिंग है ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड दैट इज वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सी एज वेल, टू चेक एज वेल कि अगर मुझे जरूरत पड़ी इन बिटवीन, कि अगर मुझे जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा कि कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है एंड कितना मुझे रिटर्न्स मिले अब तक, बट जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है वो मुझे बिफोर द एज ऑफ 60 निकालना ही नहीं है। तो दैट इज वाई आई एम नॉट चेकिंग एज वेल कि प्रोसीजर क्या है अगर मुझे बिफोर द एज ऑफ 60 निकालना पड़े वो पैसा तो। सो इस तरह से मैंने अपने माइंड में ठान लिया है कि बिफोर द एज ऑफ 60 ये जो पैसा गया है एनपीएस में वो गया, 60 ईयर्स से पहले मैं ये पैसा नहीं निकालूंगा। द थर्ड बेनिफिट इज फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पे जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करने जाओगे अपना पैसा, जब आप अकाउंट बना रहे होगे और आपका इन्वेस्टमेंट प्लान डिसाइड कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अपने पैसों को डिप्लॉय करने के लिए।
एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो पर्सनल फाइनेंस है वो पर्सनल फाइनेंस इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज पर्सनल एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफर करता होता है। एंड दैट इज वाई एनपीएस में आपको बहुत सारे टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी ही डालना है इक्विटीज में एंड एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज ही डालना है बॉन्ड्स में। एंड ऑल्सो आपके पास ऑप्शन है कि आप हायर रिस्क लेना चाहते हो, मीडियम रिस्क लेना चाहते हो या लो रिस्क लेना चाहते हो। एंड ऑल्सो आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आती है या फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको ऑटो इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है जहां पे आप उस ऑप्शन को सिर्फ सिलेक्ट कर दो एंड एनपीएस अपने आप से आपकी एज के हिसाब से एंड आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट्स है जो आप पैसा डाल रहे हो एनपीएस में उसको अलग अलग अलोकेट करेगा इक्विटीज एंड बॉन्ड्स में और आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम बना के देगा। जहां पे मेरी एज राइट नाउ 24 इयर्स है एंड मैं थोड़ा हायर रिस्क लेने के लिए रेडी हूं एंड दैट इज व्हाई मैं जो पैसा डालता हूं, लेट्स अज्यूम मैं 100 रुपया डालता हूं एनपीएस में तो उसमें से 75% पैसा मेरा जाता है इक्विटीज में एंड जो 25% पैसा मेरा जाता है वो बॉन्ड्स में जाता है। यहाँ पे 6 टाइप के पेंशन फंड्स है जहाँ पे एचडीएफसी आता है, एलआईसी आता है, एसबीआई आता है, कोटक आता है, यूटीआई भी आता है। जो सारे पेंशन फंड्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से पेंशन फंड के साथ जाना है और कौन से पेंशन फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड ऑल्सो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि साल में 2 बार आप अपने फंड हाउस को भी चेंज कर सकते हो कि जहां पे आपको लगता है कि ये फंड हाउस में मुझे अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे तो आप अपने फंड हाउस को भी चेंज कर सकते हो साल में 2 बार एंड आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप महीने के 100 रुपीज भी इन्वेस्ट करना चाहते हो एनपीएस में देन यू कैन डू इट एंड साल के मिनिमम आपको 500 रुपीज तो करने ही पड़ते हैं आपके एनपीएस अकाउंट को अप एंड रनिंग रखने के लिए। जहां पे अगर आप 2 साल के लिए कंटिन्यूस 500 रुपीज भी इन्वेस्ट नहीं करते एनपीएस के अकाउंट में तो आपका एनपीएस अकाउंट आई थिंक फ्रीज हो जाता है एंड देन उसको आपको फिर से रीएक्टिवेट करने के लिए कुछ प्रोसीजर रहेगी वो आपको करनी पड़ती है। एंड अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने पैसों पे 10 to 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इक्विटीज में अपना एक्सपोजर ज्यादा रखते हो तो। एंड अगर आप अपने पैसों पे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप ज्यादातर पैसा अपने बॉन्ड्स में एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हो जहां पे आपके जो रिटर्न्स है वो कम हो जाएंगे बट यहाँ पे भी आपको जो टैक्स बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। तो ये सारे होगी बेनिफिट्स एंड जो रिटर्न्स है उसकी बात है। नाउ लेट अस डिस्कस कि आप एनपीएस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। एंड इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो एंड जैसे आप नॉर्मल बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो फॉर्म भरते हो वैसे आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको फिल करते जाओ एंड बस दैट इज वेरी सिंपल थिंग। एंड अगर आपको वो प्रोसीजर भी नहीं समझ में आती है तो उसके नीचे और एक लिंक मिल जाएगी जहां पे पूरा ट्यूटोरियल है कि वो ट्यूटोरियल में आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। कहीं पे अगर आप अटको तो वो ट्यूटोरियल को देख के आप आगे बढ़ सकते हो। एंड अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है एंड अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स सेवी पर्सन नहीं हो तो बैंक में चले जाओ, कोई भी पीएसयू या फिर प्राइवेट बैंक में अगर आप जाओगे और आप उनको कहोगे कि मुझे एनपीएस अकाउंट ओपन करवाना है तो वो आपको इजीली करवा के देगा। एंड वंस एवरीथिंग इज डन आपको एक प्रान नंबर अवेल किया जाएगा बिकॉज ये आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा कि प्राण जाए बट वचन ना जाए। जस्ट किडिंग बट मेक अ प्रॉमिस गाइस के एटलीस्ट आप 5000 रुपीज अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए सीरियस हो एंड अगर आप अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो ईयरली हमेशा विदाउट एनी इंटरप्शन एटलीस्ट 5000 रुपीज आप इन्वेस्ट करोगे, ये आप प्रॉमिस कर लेना। एंड देन प्राण जाए बट वचन ना जाए। बट आपको एक प्राण नंबर मिलेगा जिसका फुल फॉर्म हो जाता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। एंड आपको एक कार्ड जो एनपीएस का कार्ड है प्राण नंबर जिसपे मेंशन रहेगा आपकी जो सारी डिटेल्स है, नेम, अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर और प्राण नंबर, ये सारी अकाउंट डिटेल्स आप वो कार्ड पे लिखी रहेगी। ये कार्ड एक्चुअली मैंने कहाँ रख लिया है मैं भूल गया, बट मेरे डॉक्यूमेंट्स के जो जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स रखता हूँ वहां पे रहेगा। एंड राइट नाउ बट मैं आपको एक इमेज दिखा दूंगा गूगल से निकाल के कि ऐसा आपको प्राण नंबर आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पे डिलीवर किया जाएगा। सो नाउ लेट अस डिस्कस मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ एनपीएस में एंड एज ऑफ नाउ मैं कितने रिटर्न्स जनरेट कर रहा हूँ एनपीएस के थ्रू। बट बिफोर दैट प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड, जस्ट अ रिमाइंडर बिकॉज ये मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एंड ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। सो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड। सो या मैंने अपना एनपीएस अकाउंट 3 साल पहले ओपन करवाया था एंड मैंने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करी थी मार्च 2020 में बिकॉज मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा था। जो 80cc/d के अंदर जो 1.5 लाख की लिमिट रहती है जहां पे आप अपना टैक्स बचा सकते हो वो फुल्ली मैंने यूज कर ली थी। एंड देन उसके ऊपर भी अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो 80cc/d1 या फिर कुछ रहता है, मैं सीए नहीं हूं तो डोंट कॉट मी ऑन दिस, बट उसके ऊपर भी आप 50,000 जितना अपना टैक्स बचा सकते हो अपनी इनकम का। सो टोटल आपका 2 लाख रुपए का टैक्स बच जाता है। सो उसके वजह से मैंने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे मार्च 2020 में। देन मैंने आई थिंक मई या जुलाई में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में जो मुझे टैक्स बचाना था उसके लिए मैंने इन्वेस्ट किए थे। बट देन आई गॉट टू नो कि जो मेरा न्यू टैक्स रीजन है उसमें मुझे ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा एंड दैट इज वाई मैंने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टैक्स राइट नाउ फाइल किया है वो न्यू टैक्स रीजन के अंडर किया है। एंड दैट इज वाई जो 50,000 रुपीज है वो मैंने ऐसे ही इन्वेस्ट कर लिए, ऐसा अगर हम कहें तो बेटर रहेगा बिकॉज
जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो आप जो एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो वो आपके इनकम को डिडक्ट करने में और आपके टैक्स बचाने में नहीं यूजफुल हो पाएगा। एंड अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो इस फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक मैंने 2 या 3 महीने पहले ही 10,000 रुपीज एनपीएस में इन्वेस्ट किए एंड आई नो दैट ये फाइनेंशियल ईयर भी मैं न्यू टैक्स रिजिम में ही शायद से मोस्ट प्रोबेबली न्यू टैक्स रिजिम के अंडर ही मैं अपना टैक्स फाइल करूंगा। सो ये जो 10,000 रुपीज है उस पर मुझे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सो टू समराइज, मैंने एज ऑफ नाउ लास्ट 2.5 साल में अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 रुपए एनपीएस में इन्वेस्ट किए एंड इस इन्वेस्टमेंट में मुझे अप्रोक्सीमेटली 21% के XIRR रिटर्न्स मिल रहे हैं एज ऑफ नाउ। एंड एज ऑफ नाउ जो मेरा इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 का वो अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 के आसपास पहुंच गया है, which is great, I think so. So yeah, this is all about NPS guys. जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनका जरूर रिप्लाई करूंगा। And on that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel and don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए goodbye.